मतलब समझेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि इंडिया में ये वैल्यूज हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुई हैं, मतलब वैदिक टाइम से फ्रीडम स्ट्रगल तक। हाँ, वो पूरी जर्नी। उसके बाद आज की कोर इंडियन वैल्यूज क्या है, फैमिली, रिलीजन, नेचर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, प्रेजेंट डे वैल्यूज। हाँ, फिर हम देखेंगे इन वैल्यूज के एडवांटेजेस क्या है और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आजकल, फायदे और नुकसान दोनों। राइट। फाइनली हम देखेंगे कि हमारे वैल्यू सिस्टम में आजकल क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। क्या कहते हो, रेडियो? बिल्कुल रेडी। चलो शुरू करते हैं बेसिक से। व्हाट आर वैल्यूज? मूल्य क्या है? ओके, चलो इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली आर वैल्यूज? बेसिकली वैल्यूज आपकी प्री डिस्पोजिशंस हैं, एक खास तरीके से एक्ट करने की। हाँ, मतलब आपकी टेंडेंसी एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करने की। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज गुड भी हो सकती हैं, बैड भी। अच्छा, मतलब ये न्यूट्रल है। हाँ, एक तरह से वैल्यूज बस ड्राइवर्स हैं हमारी बिहेवियरल टेंडेंसीज के। अब एक क्विक डिफरेंस समझ लेते हैं एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज में, क्योंकि ये टर्म्स अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। हाँ, ये जरूरी है। एथिक्स क्या है फिर? एथिक्स सोसाइटी लेवल पे डिफाइन होता है, मतलब जो कलेक्टिव मानता है कि क्या सही है या गलत, जैसे प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट। गॉट इट, सोसाइटी का स्टैंडर्ड। और मोरालिटी? मोरालिटी है इंडिविजुअल लेवल पर, आप पर्सनली क्या सही या गलत सोचते हैं, आपका अपना इंटरनल मॉरल कंपास। ठीक है, तो वैल्यूज इनसे कैसे जुड़ती हैं? वैल्यूज आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर से ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। ये ज्यादा गहरी इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं। तो हो सकता है आपकी मोरालिटी कहे कि कुछ गलत है और सोसाइटी की एथिक्स भी माने कि गलत है। लेकिन अगर आपका कोर वैल्यू सिस्टम उस रॉन्ग बिहेवियर से अलाइंड है, जैसे मान लो विन एट ऑल कॉस्ट्स वाली वैल्यू, तो हाई टेंडेंसी है कि आप वैसा ही करोगे। वैल्यूज अक्सर मोरालिटी या एथिक्स से ज्यादा पावरफुली हमारे एक्शंस को डिक्टेट करती हैं। समझे? अरे वाह। गॉट इट, मतलब मोरालिटी कहती है चीटिंग गलत है, हाँ। एथिक्स यानी स्कूल का रूल भी कहता है गलत है, पर अगर वैल्यू है सक्सेस नो मैटर व्हाट, तो बंदा शायद चीट कर ले। क्या कनेक्शन है? प्रिसाइजली, वो एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है। चलो अब कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पर सोचते हैं। हाँ, पूछिए। पहला, तुम्हारे हिसाब से किसी पर्सन के एक्शंस को समझने के लिए उसकी वैल्यूज जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या कनेक्शन है? दूसरा, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पर्सनल मोरालिटी एक तरफ थी बट एक डीपर वैल्यू ने दूसरी तरफ खींचा, क्या हुआ था? इंटरेस्टिंग। और तीसरा, अगर वैल्यूज ना हो तो इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होगा? बस केओस या कुछ और? थोड़ा सोचो इस पर। जरूर। पॉज करके सोचिए। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, वैल्यूज हमारी अंडरलाइंग टेंडेंसीज हैं एक्ट करने की, बिहेवियर से डीपली लिंक्ड हैं और कभी-कभी पर्सनल मोरालिटी या सोसाइटल एथिक्स को ओवरराइड भी कर सकती हैं। सो ये तो हुई वैल्यूज की डेफिनेशन। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, अब देखते हैं इंडिया में ये वैल्यूज हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुई हैं। लेट्स लुक एट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज इन इंडिया। हाँ, सोचिए जरा, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी, तब रिस्पेक्ट योर एल्डर्स जैसी वैल्यूज फॉर्मलाइज तो नहीं होंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैल्यूज तो इवॉल्व होती हैं सोसाइटी की नीड्स, चैलेंजेस और फिलोसॉफिकल शिफ्ट्स के साथ, टाइम के साथ बदलती हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ओके, तो इंडिया में इस एवोल्यूशन को ट्रेस करते हैं। शुरुआत वैदिक एज से करते हैं। तब फोकस किस पर था? तब कोर फोकस था धर्मा पर, मतलब ड्यूटी, राइचियसनेस, कर्मा पर, एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंस का लॉ, और मोक्षा, लिबरेशन या अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल। आइडिया सिंपल था, अपनी ड्यूटी निभाओ, एक्शंस के नतीजे समझो और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रयास करो। अच्छा। ऋग्वेदा ने सत्य यानी ट्रूथ पर भी बहुत जोर दिया। याद रखना, ये फाउंडेशनल वैल्यूज थी। फिर आया भक्ति सूफी मूवमेंट मिडीवल टाइम्स में। यहाँ क्या बदला? ये पीरियड काफी अलग लगता है। एब्सोल्युटली, फोकस काफी हद तक शिफ्ट हुआ। अब जोर था डिवोशन, भक्ति पर, इक्वालिटी पर जो रिजिड हायरार्कीज को चैलेंज कर रहा था, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड लोअर कास्ट्स पर, ह्यूमैनिटी पर और ह्यूमिलिटी पर। मतलब एक ह्यूमन एंगल आ गया। हाँ बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन सामने आया, जैसे कबीर या मीराबाई के काम में ये वैल्यूज झलकती हैं। सो दैट्स कूल ना? डेफिनेटली कूल। और फिर फ्रीडम स्ट्रगल, स्पेशली गांधीयन फेज, तब तो वैल्यूज चेंज के टूल्स बन गए, राइट? प्रिसाइजली, वैल्यूज जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा तो सेंट्रल पिलर बन गई। उसके साथ सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी मतलब इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करना, सेल्फ सफिशिएंसी और यूनिटी अलग अलग ग्रुप्स के बीच, ये नेशनल मूवमेंट के लिए क्रूशियल हो गए। ये सिर्फ आइडियल्स नहीं थे, ये स्ट्रैटेजीज थी। और आजकल सोर्सेज ने प्रेजेंट टाइम्स में एक प्रोमिनेंट वैल्यू मेंशन की थी, एम्बिशन। यस, स्पेशली यंगर जनरेशन में वैल्यूज जैसे बी एम्बिशियस और बी हार्ड वर्किंग, जो मटेरियल वेलबींग और सक्सेस पाने से जुड़ी हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई एम्बिशियस नहीं लगता तो सोसाइटी उसे शायद नेगेटिव रूप से देखती है। हाँ, ये दिखता है। मटेरियल एम्बिशन पर ये इतना इंटेंस फोकस पहले के दौर में इतना डोमिनेंट नहीं था। ये एक नोटिसेबल शिफ्ट है जो मॉडर्न इकोनॉमिक रियलिटीज को दिखाता है। वाह, क्या एवोल्यूशन है। चलो फिर से कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। हाँ। पहला, व्हाई डू यू थिंक वैल्यूज किसी सोसाइटी में हिस्टोरिकल पीरियड्स के साथ इतना बदल जाती हैं? मेन ड्राइवर्स क्या होते होंगे? इकोनॉमी, फिलॉसफी, बड़े इवेंट्स? अच्छा सवाल है। दूसरा, वैदिक एज की मोक्षा, लिबरेशन वाली वैल्यू और मॉडर्न एम्बिशन फॉर मटेरियल सक्सेस वाली वैल्यू में कितना कॉन्ट्रास्ट है? क्या ये एकदम ऑपोजिट है? सोचो जरा। तीसरा, फ्रीडम स्ट्रगल की नॉन वायलेंस वाली वैल्यू
आज इंडिया में कितनी रेलेवेंट या प्रैक्टिस लगती है? व्हाट डू यू थिंक? सोचने वाली बातें हैं, पॉज करके सोचिए। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, इंडियन वैल्यूज डायनामिकली इवॉल्व हुई हैं, हर एरा का फोकस रिफ्लेक्ट करती हुई। वैदिक टाइम्स में धर्म और ट्रूथ से लेकर भक्ति, सूफी में डिवोशन और ह्यूमैनिटी, फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस और यूनिटी, और अब एम्बिशन पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। सो फार वी सॉ कि वैल्यूज हिस्ट्री में कैसे चली। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आज के इंडिया का कोर वैल्यू सिस्टम क्या है। लेट्स डाइव इनटू द प्रेजेंट कोर वैल्यूज। प्रेजेंट कोर वैल्यूज इन इंडिया, भारत में वर्तमान मुख्य मूल्य। ओके, तो देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया में अलग अलग स्फीयर्स में कौन सी वैल्यूज प्रोमिनेंट है। शुरुआत करते हैं फैमिली वैल्यूज से। ये इंडिया में बहुत यूनिक मानी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, मेन थीम यहाँ है कलेक्टिविज्म, जो वेस्ट के इंडिविजुअलिज्म से काफी अलग है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ये बहुत डीप रूटेड है, जैसे पैर छूना कॉमन सिंबॉलिक जेस्चर है। एल्डर्स का फैमिली मैटर्स में अक्सर इंपॉर्टेंट से होता है। सही। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स। हालांकि ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम बदल रहा है, पर स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज, म्यूचुअल सपोर्ट और फैमिली लॉयल्टी का आइडिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सैक्रिफाइस। फैमिली नीड्स या विशेस को इंडिविजुअल डिजायर्स से ऊपर रखना अक्सर एक वर्च्यू माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट कि फैमिली के कलेक्टिव गुड के लिए पर्सनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करना एक डिफाइनिंग फीचर है। राइट। अब आते हैं रिलीजियस वैल्यूज पर। इंडिया की डाइवर्सिटी यहाँ कैसे रिफ्लेक्ट होती है? इंडिया का रिलीजियस लैंडस्केप तो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ की वैल्यूज है, पहली, रिलीजियस प्लूरलिज्म। ये बिलीव कि डिवाइन या अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने के मल्टीपल वैलिड पाथ्स हैं, एक ही सच तक जाने के कई रास्ते हैं। अच्छा, पर दूसरी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हिस्टोरिकली इंडिया ने डाइवर्स फेथ्स को एक साथ अकोमोडेट किया है। चैलेंजेस तो हैं, पर अंडरलाइंग वैल्यू हार्मोनी को प्रमोट करती है। इस लेवल की लॉन्ग स्टैंडिंग लार्ज स्केल डाइवर्सिटी का एक नेशन स्टेट में कोएग्जिस्ट करना यूरोप, यूएस या मिडल ईस्ट के कई हिस्सों से कंपेयर करें तो कम कॉमन है। सही कहा। और नेचर के साथ हमारा रिश्ता, रिस्पेक्ट फॉर नेचर। यस, ये एक और डीप रूटेड वैल्यू है। पहली बात, एंशिएंट बिलीव्स, कई ट्रेडिशंस नेचर के एलिमेंट्स, नदियां, पहाड़, पेड़, जानवर को सेक्रेड मानती हैं, कभी कभी डिवाइन स्टेटस भी देती हैं। सेक्रेड ग्रोव्स याद है एनवायरमेंटल स्टडीज से? वो इसी का पार्ट है। हाँ, याद है। दूसरा, वर्शिप, नदियों जैसे गंगा आरती या पेड़ों जैसे पीपल की पूजा कॉमन है। और तीसरा, सोशल मूवमेंट्स। मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जैसे चिपको मूवमेंट भी नेचर को रिस्पेक्ट करने की इसी इनहेरेंट वैल्यू से स्ट्रेंथ लेते हैं। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है ना? एजुकेशन एंड नॉलेज। एब्सोल्युटली। लर्निंग और नॉलेज, विद्या को हमेशा हाई रिगार्ड दिया गया है। जैसे एंशिएंट लेगेसी में नालंदा या तक्षशिला जैसे सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे। हाँ बिल्कुल। और मॉडर्न फोकस देखें तो आजादी के बाद आईआईटीज, आईएम्स का बनना इसी एम्फेसिस को दिखाता है। फैमिली लेवल पर भी बच्चों की एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी होती है। और नॉन वायलेंस एंड पीस, अहिंसा, हमने फ्रीडम स्ट्रगल में इसका रोल देखा था। यस, ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बनी हुई है जो नेशनल आइडेंटिटी और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का स्टैंस जनरली नॉन एग्रेसिव रहा है। एक्शंस को डिफेंसिव फ्रेम किया जाता है। पंचशील डॉक्ट्रिन जो चाइना के साथ साइन हुआ था, शुरू में इसी को रिफ्लेक्ट करता था। हालांकि वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला फेज चला नहीं। हाँ, और फाइनली वो कम्युनिटी वाली फीलिंग, सोशल हार्मनी एंड कम्युनिटेरियन थिंकिंग। राइट। दूसरों की हेल्प करना और कम्युनिटी बॉन्ड्स बनाना एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। जैसे कम्युनिटी सपोर्ट दिखता है कम्युनिटी किचन्स में, गुरुद्वाराज में लंगर। सोर्स में एक स्टूडेंट का जिक्र था जिसे यूरोप में गुरुद्वारा से सपोर्ट मिला। कूल ना? हाँ, वो इंटरेस्टिंग था। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जैसे अमूल जिसने फार्मर्स को एम्पावर किया, या कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम कम्युनिटी सपोर्ट एफर्ट्स। एक सेंस है कि हम सब साथ हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ये। अब फिर से रिफ्लेक्शन टाइम। जी। पहला, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वाली वैल्यू क्या बदल रही है? अगर हाँ तो कैसे और क्यों? दूसरा, रिलीजियस टॉलरेंस, ये ज्यादातर एक आइडियल है या प्रैक्टिस्ड रियलिटी है एवरीडे इंडिया में जो आप देखते हैं? कोई स्पेसिफिक एग्जांपल सोच सकते हैं? तीसरा, रिस्पेक्ट फॉर नेचर वाली वैल्यू असल में डेली एक्शंस में कैसे ट्रांसलेट होती है? आसपास के लोगों में क्या कोई टेंजिबल कलेक्शंस दिखते हैं? इन पर सोचते हैं। पॉज करके सोचिए। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, इंडिया की प्रेजेंट कोर वैल्यूज में शामिल हैं फैमिली में कलेक्टिविज्म, रिलीजियस प्लूरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, एजुकेशन को हाई रिगार्ड, नॉन वायलेंस का आइडियल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटेरियन थिंकिंग। ये सब वैल्यूज सुनने में तो काफी पॉजिटिव लगती हैं, तो इनके कॉन्क्रीट एडवांटेजेस क्या हैं? लेट्स एक्सप्लोर द बेनिफिट्स ऑफ दिस इंडियन वैल्यू सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ इंडियन वैल्यू सिस्टम, भारतीय मूल्य प्रणाली के लाभ। इंडीड, इस वैल्यू सिस्टम की कई स्ट्रेंथ्स हैं जो सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती हैं। एक मेजर एडवांटेज है सोशल स्टेबिलिटी। वो कैसे? वैल्यूज जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, लव, सैक्रिफाइस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस और कम्युनिटेरियन थिंकिंग, ये सोशल इंटरैक्शंस के लिए एक स्टेबल फ्रेमवर्क देती हैं। इनसे प्रिडिक्टेबिलिटी और शेयर्ड नॉर्म्स बनते हैं जो सोशल ऑर्डर और कोहिजन बनाए रखने में हेल्प करते हैं, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी। मेक सेंस। और मॉरल डायमेंशन का क्या? उससे आता है मॉरल इंटेग्रिटी, क्योंकि रिलीजन ने हिस्टोरिकली इंडियन वैल्यूज को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाया है।
और ज्यादातर रिलीजन्स एथिकल कंडक्ट पे जोर देते हैं, तो सोसाइटल डिस्कोर्स में अक्सर एक स्ट्रॉन्ग मॉरल अंडरटोन होता है। लोग अक्सर सही चीज क्या है, क्या होना चाहिए था, पर डिस्कस करते हैं। हाँ, लैप्सेस होते हैं, पर वैल्यू सिस्टम खुद एथिकल बिहेवियर को प्रमोट और इनकरेज करता है। और कल्चर प्रिजर्व करने में कैसे मदद मिलती है? वो होता है कल्चरल कंटिन्यूटी के जरिए। वैल्यूज जैसे एल्डर्स और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना इंश्योर करता है कि कल्चरल नॉलेज, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस जनरेशंस तक पास ऑन हो। फेस्टिवल्स या कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, भले ही कभी कभी डीप पर्सनल बिलीफ से न हो, इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अच्छा। इसीलिए इंडिया में अक्सर ट्रेडिशनलिज्म विद मॉडर्निटी दिखता है। जैसे आयुर्वेदा और योगा का रीसेंट ग्लोबल राइज देखो, ये कंटिन्यूटी नहीं उसे पॉसिबल बनाया। सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में क्या? वो एडवांटेज है कम्युनिटी सपोर्ट का। क्राइसिस के टाइम जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, पर्सनल डिफिकल्टीज या कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और फैमिली टाइज अक्सर रोबस्ट इनफॉर्मल सपोर्ट नेटवर्क्स बनाते हैं। लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कभी-कभी फॉर्मल एड पहुंचने से पहले ही। और डाइवर्सिटी वाला एस्पेक्ट? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एक कोर वैल्यू होने के नाते इनहेरेंटली टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी को फॉस्टर करती है। जब ये प्रैक्टिस होती है तो इंटरग्रुप फ्रिक्शन कम होता है और ये फिर से ओवरऑल सोशल स्टेबिलिटी और एक रिचर सोसाइटल फैब्रिक में कंट्रीब्यूट करती है। तो काफी सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अब इन एडवांटेजेस पर कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। पूछिए। पहला, क्या तुम अग्री करते हो कि ये इंडियन वैल्यूज सोशल स्टेबिलिटी में सिग्निफिकेंटली हेल्प करती हैं? कोई ऑब्जर्वेशन या एग्जांपल शेयर कर सकते हो? दूसरा, मॉरल इंटेग्रिटी वाले एस्पेक्ट से कितना अग्री करते हो? क्या आज ये वैल्यू स्ट्रांग हैं या वीकन हो रही हैं तुम्हारी नजर में, और क्यों? तीसरा, कल्चरल कंटिन्यूटी को एक बेनिफिट बताया गया है। क्या कंटिन्यूटी पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के कुछ पोटेंशियल डाउनसाइड्स या चैलेंजेस भी हो सकते हैं? थोड़ा सोच लो। अच्छे पॉइंट्स हैं सोचने के लिए, पॉज करके सोचिए। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, इंडियन वैल्यू सिस्टम के की एडवांटेजेस में शामिल हैं सोशल स्टेबिलिटी फॉस्टर करना, मॉरल इंटेग्रिटी प्रमोट करना, कल्चरल कंटिन्यूटी इंश्योर करना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट नेटवर्क्स प्रोवाइड करना और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी नर्चर करना। ओके, तो एडवांटेजेस तो देख लिए, बट जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई वैल्यू सिस्टम परफेक्ट नहीं होता या चैलेंजेस के बिना नहीं होता। अब देखते हैं इस वैल्यू सिस्टम में कुछ इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इश्यूज, चैलेंजेस इन इंडियन वैल्यू सिस्टम। भारतीय मूल्य प्रणाली में मुद्दे, चुनौतियां। राइट। सोसाइटी स्टैटिक तो है नहीं। फैक्टर्स जैसे ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक शिफ्ट्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल चेंजेस, ये सब कॉन्स्टेंटली ट्रेडिशनल वैल्यू से इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं। चलो कुछ कोर इश्यूज देखते हैं जो सोर्सेज में हाईलाइट हुए हैं। एक मेजर चैलेंज है रेजिस्टेंस टू चेंज और ऑर्थोडॉक्सी। कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज रिजिडिटी ला सकती हैं और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अडाप्ट करने या नए आइडियाज एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन पैदा कर सकती हैं। ये शायद ओल्डर जनरेशन में ज्यादा दिखे, जैसे डिजिटल टूल्स या नई सोशल नॉर्म्स को पूरी तरह अपनाने में हिचक। सोर्सेज में कहा गया है कि वैल्यूज तेजी से बदल रही हैं, शायद इतनी तेजी से कि सोसाइटी को स्मूथली एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, जबकि ग्रेजुअल चेंज ज्यादा स्टेबल रहता है। हमने फैमिली वैल्यूज की तारीफ की थी पहले, बट सोर्सेज ने एक डार्कर साइड भी पॉइंट आउट किया, नेगेटिव वैल्यूज लर्नड एट होम। यस, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। जहां फैमिलीज पॉजिटिव वैल्यूज देती हैं, वहीं वो नेगेटिव वैल्यूज सीखने और परपेचुएट करने की प्राइमरी साइड भी हो सकती हैं। जैसे एक तो पेट्रियार्की, डीप सीटेड जेंडर नॉर्म्स जो वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं। सोर्स में इंटरेस्टिंगली मेंशन था कि पेट्रियार्की अक्सर वुमेन के थ्रू भी परपेचुएट होती है, जैसे माँ का बेटी को सिखाना कि भाई की नीड्स को प्रायोरिटाइज करो या जेंडर के बेसिस पर लिमिटेशंस एक्सेप्ट करो। कैन यू रिलेट दिस टू एनी ऑब्जर्वेशंस? सोचने वाली बात है। और दूसरा, कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस। कैस्ट या रिलीजन से जुड़े प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स अक्सर फैमिली एनवायरनमेंट में इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली एब्जॉर्ब होते हैं कॉन्वर्सेशंस और देखे गए बिहेवियर से। और कलेक्टिविज्म का फ्लिप साइड क्या है? वो है सप्रेसिंग इंडिविजुअलिज्म। ग्रुप, फैमिली, कम्युनिटी पर स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस कभी-कभी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, चॉइसेस और ऑटोनॉमी को दबा सकता है। इसके एग्जांपल्स जैसे इंटरकास्ट, इंटररिलीजियस मैरिजेस, ये अक्सर इंडिविजुअल चॉइस से ड्रिवन होती हैं, पर कम्युनिटी नॉर्म्स और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वाली ट्रेडिशनल वैल्यूज से सीधे क्लैश कर सकती हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाँ, ये तो होता है। या करियर चॉइसेस, इंडिविजुअल्स पर प्रेशर हो सकता है कि वो फैमिली द्वारा रिस्पेक्टेबल या सिक्योर माने जाने वाले करियर्स चुने बजाय अपना पैशन फॉलो करने के। इससे तो जेनरेशंस के बीच क्लैशेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली, वही इशू है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल क्लैशेस का। अक्सर ओल्डर जनरेशन जो ट्रेडिशनल वैल्यूज पकड़े हुए है और यंगर जनरेशन जो नए, ज्यादा ग्लोबलाइज्ड या एस्पिरेशनल वैल्यूज अपना रही है के बीच गैप बढ़ रहा है। इसका कोई एग्जाम्पल? जैसे जॉइंट फैमिलीज का प्रेफरेंस जो ओल्डर जनरेशंस अक्सर कलेक्टिविस्ट रीजन से वैल्यू करती हैं, वर्सेस न्यूक्लियर फैमिलीज जो यंगर जनरेशंस अक्सर ज्यादा इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी के लिए प्रेफर करती हैं। ये चैलेंजेस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज और टेंशंस दिखाते हैं। चलो रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ। पहला, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में रेजिस्टेंस टू चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है इंडियन सोसाइटी में आजकल? दूसरा, सोर्स ने कहा कि पेट्रियार्की और कास्टिज्म फैमिली में सीखते हैं।
डू यू अग्री? ये साइकिल कैसे तोड़ा जा सकता है? तीसरा, सप्रेसिंग इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। क्या दोनों का बैलेंस बनाना पॉसिबल है? तुम्हारा क्या व्यू है? एक हेल्दी बैलेंस कैसा दिखेगा? पॉज करके सोचिए, ये टफ है पर इंपॉर्टेंट सवाल है। Micro recap. In short, challenges in the Indian value system include resistance to change, orthodoxy, perpetuation of negative values like patriarchy and casteism through family, suppression of individualism, and growing generational conflicts over values. हमने इश्यूज देखे। ये नेचुरली हमें फाइनल सेक्शन की तरफ ले जाता है। इन चैलेंजेस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को देखते हुए इंडियन वैल्यू सिस्टम में आजकल क्या करंट चेंजेस या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? क्या नए ट्रेंड्स हैं? Current changes in value system. मूल्य प्रणाली में वर्तमान परिवर्तन. यस, इन डायनामिक्स के बीच कई शिफ्ट्स या ट्रेंड्स नोटिसेबल हो रहे हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड्स हैं। हो सकता है अभी मेजॉरिटी व्यू ना हो, पर ये चेंज की डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। एक कंसर्निंग ट्रेंड जो मेंशन हुआ वो है ग्रोइंग इनटॉलरेंस। ये कैसे दिख रहा है? टॉलरेंस की ट्रेडिशनल वैल्यू के उलट ऑब्जर्वेशंस और रिपोर्ट्स हैं जो बढ़ती इनटॉलरेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पोलराइजेशन और कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव से फ्यूल्ड। ये ऑनलाइन इंटरैक्शंस और रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स में भी दिख सकता है जो स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। रिलीजन के रोल में क्या बदलाव है? ऐसा लगता है कि इंक्रीजिंग सेक्युलर एटीट्यूड है, पर्टिकुलरली शहरी इलाकों में। हालांकि रिलीजन कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एवरीडे लाइफ डिसीजंस जैसे करियर चॉइसेस, फूड हैबिट्स, लाइफ पार्टनर चुनना पर उसका इन्फ्लुएंस शायद कुछ सेगमेंट्स के लिए कम हो रहा है, स्पेशली अगर 1990 से पहले के इंडिया से कंपेयर करें, जहां रिलीजन वे ऑफ लाइफ से ज्यादा जुड़ा था। अच्छा। इंडिविजुअल चॉइस रिलीजन के डिक्टेट्स पर शायद बढ़त बना रही है फॉर अ ग्रोइंग नंबर। और जेंडर डायनामिक्स? हम बढ़ती हुई जेंडर पैरिटी अवेयरनेस दिख रहे हैं। ग्लोबल और इंडिजिनस फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, विमेन की बढ़ती एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और लीगल रिफॉर्म्स की वजह से जेंडर इक्वालिटी की अवेयरनेस और असर्शन बढ़ रही है। ज्यादा विमेन अपनी एजुकेशन, करियर, मैरिज और लाइफ के बारे में इंडिपेंडेंट चॉइसेस ले रही हैं। हमने कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म को एक चैलेंज की तरह देखा था। क्या इसमें कोई क्लियर शिफ्ट हो रहा है? यस, ऐसा लगता है कि एक डेफिनेट शिफ्ट फ्रॉम कलेक्टिविज्म टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म हो रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल ग्रोथ और इंडिविजुअल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी मिल रही है। कैसे? एग्जांपल्स? जैसे फैमिली में न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड जारी है। चॉइसेस में करियर और लाइफ पार्टनर चुनने में इंडिविजुअल प्रेफरेंस ज्यादा एक्सेप्टेबल हो रही है, हालांकि फैमिली इन्फ्लुएंस अब भी स्ट्रांग है। डिवोर्स रेट्स, बढ़ते डिवोर्स रेट्स हालांकि कई वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले अब भी लो हैं, पर ये बढ़ते इंडिविजुअलिज्म और अनहैप्पी मैरिजेस के लिए लोअर टॉलरेंस का एक इंडिकेटर हो सकते हैं। मैरिज एज भी स्पेशली वुमेन के लिए बढ़ रही है, क्योंकि वो पहले एजुकेशन और करियर पर फोकस कर रही हैं। वुमेन को बर्डन मानने वाला नोशन, जिनकी जल्दी शादी करनी है, वो कमजोर हो रहा है और ज्यादा वुमेन अपनी एजेंसी असर्ट कर रही हैं। और फाइनली कास्ट सिस्टम। सोर्सेज ने वहां भी चेंजेस नजर किए। हाँ, नेचर ऑफ द कास्ट सिस्टम इज चेंजिंग। हालांकि ये खत्म होने से बहुत दूर है। इसके ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स वीकन हो रहे हैं, जैसे कास्ट से जुड़े रिजिड ऑक्यूपेशनल रोल्स और प्योरिटी पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली शहरी माहौल में। कास्ट आइडेंटिटी अब भी है, पर उसके फंक्शंस और मैनिफेस्टेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब या उसे ओवरशैडो करती हुई भी, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में। इसका कोई एग्जांपल? मिडिल क्लास का उभरना और अर्बन पॉलिटिक्स में उसका इन्फ्लुएंस, जैसे दिल्ली में सोस ने टैक्स एग्जेम्पशंस का जिक्र किया था, इस शिफ्ट का एक एग्जाम्पल है। ये ट्रेंड्स एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाते हैं, एक सोसाइटी की जो फ्लक्स में है। चलो चंक स्पेसिफिक क्वेश्चंस का फाइनल सेट पूछते हैं। हाँ। पहला, ग्रोइंग इंटॉलरेंस का ट्रेंड तुम कैसे ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास या न्यूज में? इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पे? दूसरा, do you think the shift towards individualism is good or bad for Indian society? या मिक्स है? Why? तीसरा, कास्ट टू क्लास शिफ्ट, इज दिस रियली हैपनिंग एवरीवेयर इन इंडिया और मोस्टली इन सिटीज? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ये अर्बन रूरल डिवाइड क्या फर्क लाता है? पॉज करके सोचिए। इन ऑनगोइंग चेंजेस पर रिफ्लेक्ट करना की है। Micro recap. In short, current changes in India's value system include trends of growing intolerance, increasing secularism, more awareness of gender parity, a shift from collectivism towards individualism, and the changing dynamics of caste towards class. Recap and active recall. Value system of India. Wow, that was quite a deep dive into the value system of India. चलो एक क्विक recap करते हैं मेन पॉइंट्स का जो हमने कवर किए हैं। हाँ, जरूर। What are values? हमारी अंडरलाइंग टेंडेंसी एक्ट करने की, बिहेवियर से स्ट्रांगली लिंक्ड, जो मोरालिटी एथिक्स को ओवरराइड कर सकती है। समझे? Right. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। वैल्यूज स्टैटिक नहीं है। वैदिक फोकस धर्मा, कर्मा, ट्रूथ से बदली भक्ति, सूफी, डिवोशन, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, नॉन वायलेंस, यूनिटी, प्रेजेंट एम्बिशन। बिल्कुल, वो पूरी यात्रा। कोर प्रेजेंट वैल्यूज। की कंटेम्पररी वैल्यूज हैं फैमिली कोलेक्टिविज्म, रिस्पेक्ट एल्डर्स, सैक्रिफाइस,
रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, एजुकेशन को हाई रिगार्ड, नॉन वायलेंस का आइडियल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। हाँ, आज के मुख्य वैल्यूज। एडवांटेजेस, ये वैल्यूज कंट्रीब्यूट करती हैं सोशल स्टेबिलिटी, मॉरल इंटेग्रिटी, कल्चरल कंटिन्यूटी, कम्युनिटी सपोर्ट और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ये इसके फायदे हुए। चैलेंजेस, इश्यूज हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, ऑर्थोडॉक्सी, घर पर नेगेटिव वैल्यूज सीखना, पैट्रियार्की, डिस्क्रिमिनेशन, कलेक्टिविज्म के कारण इंडिविजुअलिज्म का सप्रेशन और जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, मुश्किलें भी कम नहीं। करंट चेंजेस, ट्रेंड्स दिख रहे हैं जैसे पोटेंशियल ग्रोइंग इंटॉलरेंस, पर्सनल चॉइसेस में इंक्रीजिंग सेक्युलरिज्म, जेंडर पैरिटी अवेयरनेस का बढ़ना, इंडिविजुअलिज्म की तरफ शिफ्ट और कास्ट डायनामिक्स का क्लास सिग्निफिकेंस की तरफ इवॉल्व होना। एक्सीलेंट समरी। अब लिसनर्स के लिए क्विक रिकॉल चैलेंज, ताकि अंडरस्टैंडिंग सॉलिड हो जाए। रेडी? हाँ, पूछते हैं। रिकॉल क्वेश्चंस। 1. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स वैल्यूज और मोरालिटी में मेन डिफरेंस क्या है, जो हमने डिस्कस किया। 2. गिव वन स्पेसिफिक एग्जांपल कि कैसे एक कोर इंडियन वैल्यू एंशिएंट टाइम्स से मॉडर्न एरा तक इवॉल्व हुई। 3. प्रेजेंट इंडियन फैमिली सिस्टम में देखे गए कलेक्टिविज्म के कोई 3 स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स बताओ जो मेंशन हुए। 4. इंडिया के ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम का एक मेजर सोसाइटल एडवांटेज क्या बताया गया। 5. डिस्कशन के अकॉर्डिंग चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में पेट्रियार्की क्या है और ये अक्सर सबसे पहले कहाँ सीखी जाती है। 6. इंडियन वैल्यू सिस्टम में अभी हो रहे चेंज का एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड मेंशन करो। सेल्फ एक्सप्लेनेशन। अब ये ट्राई करो। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, इस पूरे डिस्कशन का मेन आइडिया क्या था? सबसे सरप्राइजिंग या इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी आज? चैलेंज, रेडी फॉर अ फन चैलेंज। इमेजिन करो कि इंडियन वैल्यू सिस्टम के की एस्पेक्ट्स, इवोल्यूशन, कोर वैल्यूज, चैलेंजेस, चेंजेस किसी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट में समझा रहे हो। ट्राई करो, गो। कैसे किया? सुपर। ये सब याद रहे तो क्या बोलते, ब्रिलियंट। वैल्यूज समझना सच में सोसाइटी को समझने में मदद करता है ना? बिल्कुल। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन हेल्पफुल लगी तो अपने नोट्स में की पॉइंट्स लिख के देखो और प्रैक्टिस करो, ट्राई करो याद करके रिकैप करना। और अगर आपको एक शॉर्ट क्विज या मे बी कुछ फ्लैश कार्ड्स चाहिए इस टॉपिक पे रिकॉल में हेल्प के लिए तो हमें बताओ। उम्मीद है ये एक्सप्लोरेशन इंसाइटफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।